Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture we have started the topic digestion in man, in which we have discussed about digestion in oral cavity. In this lecture we are going to study next part of digestion, which is swallowing and peristalsis. मेन पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? सबसे पहले आती है ओरल कैविटी और बकल कैविटी, देन एसोफेगस, देन स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट पार्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. अगर हम इसको फिगर की मदद से देखें तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है फूड की एंट्री. फूड यहाँ से माउथ से एंटर होगी, इसके बाद एक लॉन्ग पाइप के अंदर जाती है जो नेक रीजन से चेस्ट रीजन तक कंटिन्यूस होता है, दैट इज एसोफेगस. एसोफेगस के बाद फूड एंटर होती है जे शेप ऑर्गन के अंदर, विच इज स्टमक. और स्टमक के बाद जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को जो स्टमक के बाद स्टार्ट होता है इसको ड्यूडेनम कहते हैं. इसके बाद सेंट्रल पार्ट जेजुनम है और लास्ट पार्ट क्या होता है? इलियम. इलियम के बाद फूड एंटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. मेनली हमारे पास 3 साइट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जिनमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है फूड की. सबसे पहले ओरल कैविटी, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन को लीव करती है फूड तो मेनली उसके अंदर सारी डाइजेशन कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाती है. तो मेनली जब इंटर होती है फूड, या आप ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल इंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसमें मेनली वेस्ट मटेरियल होता है और वाटर और सॉल्ट्स वगैरह होते हैं. तो देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है. लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को जो ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता है इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन. असेंडिंग कॉलन के बाद ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स कॉलन है और इसके बाद डिसेंडिंग कॉलन. और ये जो नीचे की तरफ एक्सटेंशन मौजूद होती है इसकी, इसको कहा जाता है सीकम. सीकम इसकी एक्सटेंशन है. और इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रेक्टम है. रेक्टम के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है आउट ऑफ बॉडी. तो माउथ से फूड इंटर होती है ओरल कैविटी से, इसके बाद जाती है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन रेक्टम के बाद एनएस के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर जाती है. तो 3 साइड्स पे इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डाइजेशन इन एंड इंजेशन इन ओरल कैविटी, क्योंकि ओरल कैविटी का इंजेशन में भी रोल है और इसके साथ साथ डाइजेशन में इसका क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले तो ये फंक्शन करती है कि एज अ सिलेक्शन ऑफ फूड को सिलेक्ट करती है. सेकेंडली मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होती है. ग्राउंड किया जाता है, छोटे छोटे पीसेज में चेंज किया जाता है फूड को, इसको मास्टिकेट किया जाता है, च्यू किया जाता है. और इसके साथ साथ लुब्रिकेट भी किया जाता है फूड को. स्लाइवा प्रोड्यूस होता है ओरल कैविटी के अंदर, तो स्लाइवा लुब्रिकेट करता है फूड को. और स्लाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद होता है माइलेज, तो ये माइलेज एंजाइम साथ में क्या करता है? डाइजेशन भी करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है फूड की. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है. कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि ग्लाइकोजन है और स्टार्च है, इनको माल्टोज में चेंज करता है. सो फूड को ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले चॉप किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, देन इसको मास्टिकेट किया जाता है, च्यू किया जाता है और इसके साथ साथ इसकी लुब्रिकेशन भी होती है. एंड समहाउ ये पार्शियली इसकी डाइजेशन भी हो जाती है बाय द माइलेज. इसके बाद फूड जाती है एसोफेगस के अंदर, लेकिन एसोफेगस में इंटर होने से पहले इसको ओरल कैविटी में चेंज किया जाता है बोलस में. सो बोलस फॉर्मेशन किस तरह से होती है और कैसे होती है? सबसे पहले एज अ रिजल्ट ऑफ मास्टिकेशन सॉफ्टन पार्शली डाइजेस्टेड और जो स्लाइमी फूड होती है इसको रोल किया जाता है एक ओवल लंप की शेप में. तो फूड जब माउथ के अंदर इंटर होती है तो इसको सबसे पहले इसके क्या किया जाता है? सॉफ्ट किया जाता है. स्लाइवा के अंदर जो वाटर एंड म्यूकस हैं इसको सॉफ्ट करते हैं. इसके साथ साथ इसको च्यू किया जाता है, तो च्यू करने से भी ये छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है. और साथ में इसकी पार्शली डाइजेशन भी हो जाती है. पार्शियल डाइजेशन किससे होती है? माइलेज से. माइलेज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है और ये स्लाइमी भी हो जाती है. स्लाइमी लुब्रिकेशन की वजह से होती है बाय द म्यूकस ऑफ द स्लाइवा. तो ये जो सॉफ्ट एंड पार्शली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड होती है इसको ओरल कैविटी के अंदर एक गोल से बॉल की शक्ल में चेंज किया जाता है, एक स्मॉल ओवल लंप में चेंज किया जाता है. ये जो स्फेरिकल शेप का लंप है या बॉल है इसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं. तो सबसे पहले ओरल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, लुब्रिकेशन होने के बाद फूड को चेंज किया जाता है बोलस की फॉर्म में. इसके बाद बोलस जो है इंटर होता है ईसोफेगस के अंदर. तो जब ईसोफेगस के अंदर इंटर होता है बोलस तो इसे कहते हैं स्वेलविंग. निकला जाता है फूड को, आगे की तरफ पुश किया जाता है ओरल कैविटी से ईसोफेगस में. सो स्वेलविंग में टंग का क्या रोल है? Bolus is then pushed into back of mouth by the action of tongue and muscle of pharynx, which ensure that food does not enter in the windpipe.
तो क्या होता है कि माउथ की बैक की तरफ फूड को मूव किया जाता है। ये जो बोलस बनता है इसको पुश किया जाता है बैक ऑफ माउथ की तरफ। और इसको कौन पुश करता है? एक तो टंग पुश करती है और साथ में फेरेंक्स के मसल जो हैं ये भी पुश करते हैं। मसल्स ऑफ फेरेंक्स और टंग मिल के बोलस को पुश करते हैं बैक ऑफ माउथ की तरफ ताकि वो इसोफेगस में एंटर हो सके। सेकेंडली ये साथ में कंट्रोल करते हैं कि फूड विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो। विंड पाइप वो पाइप है जिसके थ्रू एयर लंग्स में जाती है। तो जब फूड को पुश किया जाता है इसोफेगस के अंदर तो इस दौरान ये भी देखा जाता है, कंट्रोल करती है टंग और फेरेंक्स के मसल के विंड पाइप में फूड इंटर ना हो। सो मूवमेंट ऑफ टंग जो है ये हेल्प करती है एक तो नेजल ओपनिंग को क्लोज करने में, विंड पाइप ओपनिंग को क्लोज करने में, और साथ में ये बोलस को पुश करती है बैक ऑफ माउथ की तरफ। सो विंड पाइप को किस तरह से क्लोज किया जाता है? क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस किस तरह होता है ड्यूरिंग स्वेलविंग? एपिग्लोटिस क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमारे माउथ के अंदर दो तरह की कैविटीज़ मौजूद होती हैं। एक है नेजल कैविटी एंड सेकंड इज़ ओरल कैविटी। नेजल कैविटी के थ्रू एयर इंटर होती है और ओरल कैविटी के थ्रू फूड इंटर होती है। तो बोलस जो है ओरल कैविटी से जाता है एसोफिगस में और नेजल कैविटी से एयर जाती है लैरिंक्स के अंदर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम देखें तो नेजल एंड ओरल कैविटी बैक ऑफ माउथ की तरफ कंबाइन हो रही होती हैं और इस कैविटी को हम कहते हैं फेरेंक्स। ये जो हमारे पास ट्यूब है इसको क्या कहा जाता है? फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये देन अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास यहाँ इस साइड पे एयर जाती है, इस पार्ट को कहा जाता है लैरिंक्स। इसके थ्रू एयर जाती है ट्रैकिया और लंग्स की तरफ, और जो दूसरी ट्यूब है इसके थ्रू जाती है फूड या ये जो बोलस है ये ट्रांसफ़र किया जाता है स्टमक की तरफ। इसे कहा जाता है इसोफेगस। तो जब हमारे पास देखें तो यहाँ पे दोनों की ओपनिंग ऊपर फेरेंक्स की तरफ सेम है। तो अगर हम बोलस को देखें तो बोलस की ये भी चांसेस हैं कि वो किस में एंटर हो सकता है? विंड पाइप के अंदर एंटर हो सकता है। तो जब टंग स्वेलविंग करती है तो स्वेलविंग एक्शन के दौरान टंग ये गाइड करती है कि बोलस विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो। और ये किस तरह से कंट्रोल करती है? यहाँ पे विंड पाइप के ऊपर वाले पोर्शन को कहा जाता है ग्लोटस। ग्लोटस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटस। तो ये जो एपिग्लोटस है जब अप पोजीशन में होता है तो विंड पाइप ओपन होता है। अब एयर इंटर हो रही है इसके अंदर क्योंकि अभी तक बोलस नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं किया गया। तो अभी नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है आगे की तरफ लैरिंक्स ये ओपन है, यहाँ पे एपिग्लोटस ऊपर की तरफ है तो एयर नेजल कैविटी से लंग्स में जा रही है। लेकिन जैसे ही स्वेलविंग होने लगती है, हम फूड को निगलने लगते हैं, तो एपिग्लोटस डाउनवर्ड मूव कर जाता है, इसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है। जब ये नीचे की तरफ आएगा मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। अभी ये अपवर्ड है देन ये किस पोजीशन में आ जाता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब ये आएगा तो इससे ग्लोटस क्लोज हो जाता है, ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है। इसके साथ साथ जो लैरिंक्स की कार्टिलेज है, लैरिंक्स का ये जो विंड पाइप है ये किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है सी शेप की कार्टिलेज से। ये कार्टिलेज अपवर्ड मूव करती हैं, ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्लोटस है ना ये इसके साथ एपिग्लोटस के साथ टच हो जाता है और बंद हो जाती है इसकी ओपनिंग। नेक्स्ट, ग्लोटस इज आल्सो पार्शली क्लोज बाय कंट्रैक्शन ऑफ रिंग मसल। ग्लोटस के अराउंड रिंग मसल्स भी मौजूद होते हैं, इस फॉर्म में ये मसल्स मौजूद होते हैं ग्लोटस के अराउंड। तो ये रिंग मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये भी साथ में ग्लोटस को क्लोज कर देते हैं पार्शली। सो अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्लोटस अप पोजीशन में था। जब ग्लोटस अप पोजीशन में होता है तो इस दौरान स्वेलविंग नहीं हो रही होती। ठीक है, स्वेलविंग नहीं हो रही होती तो एयर जा रही होती है आसानी से किसके अंदर? विंड पाइप के अंदर, लैरिंक्स के अंदर। लेकिन जैसे ही स्वेलविंग एक्शन होने लगा होता है इसी ग्लोटस को डाउनवर्ड मूव किया जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा तो देन पार्शली क्लोज हो जाता है विंड पाइप। इसके साथ साथ विंड पाइप को किस तरह क्लोज किया जाता है? लैरिंक्स की कार्टिलेज भी ऊपर की तरफ मूव करती हैं, ये ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करेंगी तो ग्लोटस टच हो जाएगा इसके साथ, एपिग्लोटस के साथ, तो ये भी पार्शली क्लोज कर देंगे। और साथ में जो ग्लोटस के अराउंड मौजूद होते हैं रिंग मसल ये भी कंट्रैक्ट करेंगे तो ग्लोटस का साइज नैरो हो जाएगा। तो इस तरह बोलस की जो एंट्री है वो विंड पाइप के अंदर नहीं होगी और बोलस किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? इसोफिगस के अंदर। फूड जो है ये पार्शली ओपन ग्लोटस के अंदर भी एंटर नहीं होती क्योंकि एपिग्लोटस क्या करता है जब ये नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है, तो ये फूड को किसकी तरफ डाइवर्ट कर देता है? टुवर्ड द इसोफिगस। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं होल प्रोसेस को। जब सबसे पहले हमारे पास स्वेलविंग नहीं हो रही, जब स्वेलविंग नहीं हो रही तो एपिग्लोटस अप है,
इसके साथ साथ लैरिंक्स की कार्टिलेज जो है ये किस फॉर्म में है, डाउनवर्ड है, मीन ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है। और ग्लोटस ओपन है, एयर नेजल कैविटी के थ्रू लैरिंक्स के अंदर जा रही है क्योंकि ग्लोटस ओपन है, एपिग्लोटस इसको क्लोज नहीं कर रहा। ये तब है जब हम स्वेलो नहीं कर रहे, अभी तक फूड माउथ के अंदर मौजूद है, बोलस माउथ के अंदर मौजूद है। इस दौरान ईसोफिगस के जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, स्फिंक्टर मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग शेप में मौजूद होते हैं, तो ये एक तरह से इसको ओपनिंग को क्लोज कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, क्लोज एंड ओपन कर रहे होते हैं, जिस वजह से इनको स्फिंक्टर मसल कहा जाता है। तो ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, इस दौरान जब सिर्फ और सिर्फ एयर जा रही है लैरिंक्स के अंदर और स्वेलविंग नहीं हो रही, ये स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, कंट्रैक्टेड शेप में होते हैं। ये कंट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री के लिए होते हैं, फूड की एंट्री के लिए, फूड को ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। तो स्वेलविंग जब नहीं हो रही, एपिग्लोटस अप होगा, लैरिंक्स की कार्टिलेज जो है ये रिलैक्स स्टेट में होंगी, ग्लोटस ओपन है और एयर जा रही है नेजल कैविटी से लैरिंक्स के अंदर। जैसे ही स्वेलविंग होने लगती है, मीन बोलस को पुश किया जाता है बैक ऑफ माउथ की तरफ फेरेंक्स में, तो इस दौरान टंग एक तो एपिग्लोटस को मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आती है, ये हमारे पास नीचे की तरफ आ गया, एपिग्लोटस कहाँ हो गया, डाउन हो जाता है। जब एपिग्लोटस डाउन होता है, इसके साथ साथ लैरिंक्स की जो कार्टिलेज हैं, लैरिंक्स के साथ यहाँ पे ये जो कार्टिलेज मौजूद होती हैं, ये इस तरह की कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो ये जो सी शेप की कार्टिलेज हैं लैरिंक्स की, ये कंट्रैक्ट करती हैं, ये कंट्रैक्ट करेंगी तो लैरिंक्स ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ग्लोटस टच हो जाएगा एपिग्लोटस के साथ और ग्लोटस की ओपनिंग क्लोज हो गई। अब ये जो ग्लोटस है ये क्लोज हो गया है, क्यों, क्योंकि एक तो एपिग्लोटस भी डाउन है, साथ में लैरिंक्स की कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव की है, तो अब हमारे पास ग्लोटस के अंदर एयर इंटर नहीं हो सकती। अब क्या होता है, ईसोफिगस के जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये रिलैक्स करते हैं क्योंकि बोलस नीचे की तरफ मौजूद है, फेरेंक्स में इसने एंटर होना है ईसोफिगस में, तो ईसोफिगस के स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करेंगे ताकि बोलस किसकी तरफ ट्रांसफर हो सके, आगे स्टमक की तरफ ईसोफिगस के थ्रू ट्रांसफर हो सके। तो आपने याद रखना है कि जब स्वेलविंग स्टार्ट होती है, स्वेलविंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसे रिफ्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही माउथ से बैक जाती है फूड, फेरेंक्स में जाती है, तो देन ये इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप खुद से इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो स्वेलिंग रिफ्लेक्स किस तरह स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो टंग जो है ये फोर्स करती है एपिग्लोटस को डाउन पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आती है, लैरिंक्स की कार्टिलेज कंट्रैक्ट करती हैं, ग्लोटस जो है ये क्लोज हो जाता है और इसके बाद बोलस किस में एंटर होता है, ईसोफिगस के अंदर। दोबारा जब ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके बाद एपिग्लोटस दोबारा से फिर अप पोजीशन में आ जाएगा, लैरिंक्स डाउनवर्ड मूव करेगा और ग्लोटस की ओपनिंग ओपन हो जाएगी और नेजल कैविटी से दोबारा एयर किस में जाती जाएगी, लैरिंक्स के अंदर। सो कंट्रोल कैसे होता है स्वेलविंग एक्शन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही बैक ऑफ माउथ जाती है फूड, तो इसके बाद ये एक्शन इनवॉलेंट्री हो जाता है। सो बिगनिंग ऑफ स्वेलविंग एक्शन वॉलेंट्री है। आप जब च्यूइंग करते हैं, फूड को माउथ में ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में होता है। स्वेलविंग एक्शन का जो स्टार्ट है, जब आप धकेल भी रहे होते हैं, फूड को निगल रहे होते हैं, तो ये भी आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसे ही बैक ऑफ माउथ जाती है फूड, फेरेंक्स में जाती है, ईसोफेगस में जाती है, तो इसके बाद स्वेलविंग एक्शन जो है ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। सो इसका कंट्रोल देन कौन करता है, टोटली ब्रेन कर रहा होता है। स्टार्टिंग में ये वॉलेंट्री है, आपके खुद अपने कंट्रोल में, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में, लेकिन जैसे ही आप बैक ऑफ माउथ पुश कर देते हैं फूड को, इसके बाद ये स्वेलविंग एक्शन इनवॉलेंट्री हो जाता है। सो देन फूड इज फोर्स्ड इनटू एसोफिगस बाय पेरिस्टालसिस। इसके बाद ओरल कैविटी से फूड किस में फोर्स की जाती है, किस में पुश कर दी जाती है, एसोफिगस के अंदर, और एसोफिगस के अंदर फूड मूव की जाती है बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, digestive tract has characteristic movement by which food move along the cavity of canal called peristalsis। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो ये आपके पास एक होलो कैविटी की कैनाल्स की फॉर्म में है। तो इन कैनाल्स के अंदर एक करेक्टरिस्टिक मूवमेंट पाई जाती है जिसके थ्रू फूड को नेक्स्ट पार्ट की तरफ शिफ्ट किया जाता है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ धकेला जाता है। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस से फूड मूव करती है डाइजेस्टिव कैनाल्स जो हैं इनके अंदर, एक कैनाल से दूसरी कैनाल के अंदर मूव करती है। सबसे पहले ओरल कैविटी से जाएगी एसोफिगस में, देन एसोफिगस से देन इसको ट्रांसफर किया जाता है स्टमक के अंदर। सो ये मूवमेंट किस तरह से होती है,
passing of rhythmic alternating waves of contraction and relaxation along a whole tube। तो ये किस तरह की होती है? अल्टरनेटिंग मीन बारी बारी आ रही होती हैं, पहले कंट्रैक्शन होती है देन रिलैक्सेशन होती है। तो ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वेव्स होती हैं जो होलो ट्यूब के अलोंग मूव करती हैं और इनकी वजह से जो फूड है वो नेक्स्ट आगे की तरफ पुश होती जाती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह से होती है कि ऊपर वाला पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला पार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ पुश हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो किस फॉर्म में होगा? रिलैक्सेशन फॉर्म में होगा। इसी तरह नेक्स्ट जब आगे यहाँ पे आते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं, तो अब ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में और इससे नेक्स्ट वाला किस फॉर्म में होगा? रिलैक्सेशन की फॉर्म में होगा। तो ये अल्टरनेटिंग वेव होती हैं बारी बारी, यहाँ कंट्रैक्शन, यहाँ रिलैक्सेशन, फिर आगे फिर दोबारा कंट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो इस तरह से फूड मूव करती है डाउनवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक किनाल से दूसरी किनाल की तरफ। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सबसे पहले सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, प्रोसीडेड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन। पहले कंट्रैक्शन की वेव आती है, उसके बाद रिलैक्सेशन की वेव आती है। तो इस तरह फूड जो है वो स्क्वीज करती है, नीचे की तरफ पुश होती है इन कनाल में। किस तरह से होता है ये? सबसे पहले सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले आगे वाले सर्कुलर मसल किस फॉर्म में होंगे? सबसे पहले ये जब कंट्रैक्ट करेंगे पिछले मसल, तो अगले रिलैक्स फॉर्म में होंगे। इसी तरह फूड को नीचे की तरफ एक पुश मिलेगा, ठीक है, और नेक्स्ट जहाँ पे पहले रिलैक्स थे फिर देन वहाँ पे कंट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव होती हैं, जब अगला कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो पिछले वाला रिलैक्स फॉर्म में होगा और उससे नेक्स्ट वाला भी क्या फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? रिलैक्स फॉर्म में होगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग वेव होती हैं कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, इससे फूड को स्क्वीज किया जाता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है, डाउनवर्ड नेक्स्ट कनाल की तरफ इसको शिफ्ट किया जाता है। व्हाट इज पाथ ऑफ पेरिस्टालसिस? Peristalsis just start behind the mass of food from buccal cavity along the esophagus to the stomach and then whole alimentary canal। पेरिस्टालसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे ही बोलस बक्कल कैविटी से एसोफेगस में एंटर होता है, ये एसोफेगस से स्टार्ट होती है और देन एसोफेगस से स्टमक तक और देन पूरी एलिमेंट्री कनाल के अंदर ये कंटिन्यूअस होती है। तो सबसे पहले जैसे ही बोलस मूव करता है एसोफेगस में, पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाती है। ये देखें यहाँ पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बारी बारी वेव आ रही हैं, ऊपर वाले मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले रिलैक्स शेप में है। तो इस तरह फूड को स्क्वीज किया जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ धकेला जा रहा है। तो इस तरह ये फूड को पुश करते हैं नीचे की तरफ। तो ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? एसोफेगस से स्टार्ट होती है, देन स्टमक में, स्टमक तक, स्टमक से देन आगे कंटिन्यूअस होती है, स्टमक के बाद पूरी एलिमेंट्री कनाल में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये कंटिन्यूअस रहती है। So what is the direction of peristalsis? Gravity assists in the movement of material through the esophagus, especially when liquid are swallowed। हमेशा अगर हम देखें तो हम माउथ से फूड को किसकी तरफ पुश करते हैं? नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ। लेकिन ग्रेविटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही होती है, ग्रेविटी का भी इसमें रोल आता है, स्पेशली जब हम पानी पीते हैं तो इसको डाउनवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। लेकिन पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि माउथ से किसकी तरफ होती है? एसोफेगस और देन स्टमक की तरफ। तो स्टमक हमारे हेड से डाउनवर्ड मौजूद होता है, तो मेनली ग्रेविटी इसमें एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन का इसमें मेन रोल है। पेरिस्टालसिस की कंट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अगर आप हेड स्टैंड पे हैं, आप सर के बल खड़े हैं और इस दौरान आप खाना खा रहे हैं, तो इस दौरान भी आल्दो देखें तो ग्रेविटी को इस दौरान क्या करना चाहिए? फूड को एंटर नहीं होना चाहिए, स्टमक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारा स्टमक किस पोजीशन पे है? अप पोजीशन पे है। लेकिन पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये इस पोजीशन में भी, जब आप हेड स्टैंड की पोजीशन में हैं, देन भी ये फूड को स्टमक की तरफ ही ट्रांसफर करेंगी। तो ऑल्दो ग्रेविटी का सम हो रोल आ रहा होता है, स्पेशली जब लिक्विड को हम स्वैलो करते हैं, लेकिन बाकी ग्रेविटी इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन खुद से मूव करती हैं फूड को अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट एंटी पेरिस्टालसिस क्या है? एंटी पेरिस्टालसिस मीन पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो जाए। वैसे किस तरफ है? एसोफेगस से स्टमक और बाकी एलिमेंट्री कनाल की तरफ। लेकिन ओकेजनली सम टाइम क्या होता है, अगर पॉइजन फूड हम ले लेते हैं या फूड की डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, तो पेरिस्टालसिस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। देन इस केस में हम इसे कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस।
एंटी पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि फूड बैकवर्ड मूव कर जाती है, जैसे कि ये इंटेस्टाइन से स्टमक में आ जाएगी या सम टाइम ये स्टमक से इवन माउथ के अंदर भी आ जाती है। सो दिस लीड टू वोमिटिंग। तो जब हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो स्टमक से ये फूड या इंटेस्टाइन से स्टमक में और स्टमक से ये माउथ में भी मूव कर सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पेरिस्टालसिस। लास्ट इज हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स क्या है, स्टारवेशन कंट्रैक्शंस होती हैं। ये जब आप भूखे होते हैं तो आपको पेट में जो मरोड़ पड़ रहे होते हैं, जो कंट्रैक्शंस फील हो रही होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हंगर पैंग्स कहा जाता है। तो स्टारवेशन कंट्रैक्शन है और ये किस वजह से होती हैं, ये बेसिकली पेरिस्टालसिस की ही कंट्रैक्शन है। ये तब होती हैं जब आप काफ़ी देर तक स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं, आप खाना नहीं खाते, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये लो होता है तो ब्रेन सिग्नल देता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को और ये पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। अब फूड मौजूद नहीं है, बोलस शिफ्ट नहीं हो रहा नीचे की तरफ या आगे हमारी फूड मूव नहीं कर रही डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये अनकंफर्टेबल सी फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स मेनली अगर हम देखें तो 12 से 24 आवर जब हम एक मील लेते हैं उसके बाद स्टार्ट होते हैं और ये सफिशेंटली आपके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं या आपको बाकायदा फील होते हैं। वैसे हम अगर देखें तो जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं उसके बाद उसको देन स्वेलो किया जाता है तो हमें पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शन फील नहीं होती, लेकिन हंगर पैंग्स को बाकायदा आप फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।